हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ के यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 पेपर 2 कॉमर्स की स्टडी करना चाहते हैं तो वो फिलर फॉर्म के यूट्यूब चैनल पे डेली क्लासेस ले सकते हैं, जो मेरे द्वारा दी जाती हैं डेली 3 बजे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो भी लिंक्स आपको प्रोवाइड की जाती है क्लासेस के रिगार्डिंग, वो आपको जो कॉमर्स सब्जेक्ट की है वो कॉमर्स के टेलीग्राम चैनल फिलर फॉर्म कॉमर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी मिल जाती है, और ये इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आइए आगे अब बात करते हैं कि फिलर फॉर्म प्लेटफॉर्म पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब की क्लासेस होती है डेली अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपने अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अच्छे से बात की थी डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण, जो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 3rd, उसको हमने अच्छे से रीड आउट कर लिया था, समझ लिया था। आज हम आगे ही मांग की चर्चा करते हुए जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, बोलो कौन सा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, उसको अच्छे से जानेंगे। कौन कौन सी होती है मांग की लोच, कितने टाइप्स की होती है, सब अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या चीज समझा था, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जब अन्य बातें स्थिर रहती हैं तब क्या होता है, जब एक किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका जो डिमांड क्या होती है, कम होती है, और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में। बट स्टूडेंट्स, मैं पूछना चाहूँगी कि कितनी डिमांड बढ़ती है और कितनी कम होती है। आप बता सकते हो मुझे क्वांटिटी में कि मैम अगर प्राइस हमारा इतना बढ़ रहा है, 2 रुपये से बढ़ रहा है, तो हमारी डिमांड कितने रुपए से बढ़ रही है। क्या ये बात लॉ ऑफ डिमांड बताता है, मांग का नियम ये बात बताता है? नहीं मैम, ये तो नहीं बताता। सिर्फ ये तो इतना बताया था कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, राइट। तो फिर क्वांटिटी मतलब कि ये कौन बताता है कि प्राइस इतना बढ़ रहा है तो डिमांड इतनी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये बताता है आपका, कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच बताता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। The concept that explain the proportional changes in the amount demanded of a good as a result of change in its price is called the concept of elasticity of demand। आया समझ में कि अनुपातिक परिवर्तन किसमें, कोई भी आपका पर्टिकुलर फिगर में जब बताती है ये चीज़ कि पर्टिकुलर गुड्स की अगर प्राइस में 2 रुपीज़ की वृद्धि हुई है तो डिमांड में जो आपकी 3 यूनिट्स है उसकी कमी हुई है। ठीक है, ये बात कौन बताता है, एज अ फिगर, एज अ अमाउंट, एज अ क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक वे में कौन बताता है ये चीज़, ये बताती है आपकी मांग की लोच। वह अवधारणा जो मांग की गई राशि अनुपातिक परिवर्तन की व्याख्या करती है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लोच की अवधारणा कहलाती है, मांग की लोच ये कहलाती है। आई होप क्लियर है क्या होता है। जब हम किसी फिगर में या किसी न्यूमेरिक वे में इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हमारा प्राइस इतने परसेंटेज से बढ़ा है तो हमारी जो डिमांड है इतने परसेंटेज से घटी है, पर्टिकुलर फिक्स वो होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर प्राइस इतने परसेंटेज से कम हुई है तो जो डिमांड है वो इतने परसेंटेज से बढ़ी है। जब परसेंटेज वे में, अनुपातिक वे में क्या बताता है, एक पर्टिकुलर फिगर, पर्टिकुलर न्यूमेरिक थिंग आपके सामने आती है कि इतना अगर चेंज हुआ है प्राइस में तो इतना चेंज होगा डिमांड में, वो कौन बताती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच बताती है। अब देखिए एक बात जानते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे नोट करके, तो आप भी नोट डाउन कर लेना। देखिए यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्या है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम एक क्वालिटेटिव है, यानी उसमें क्वालिटी पता चल रही है, गुणात्मक वे में पता चल रहा है कि हाँ एक पर्टिकुलर थिंग है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो जनरल वे में हमें पता होगा अकॉर्डिंग टू मांग का नियम कि अगर प्राइस बढ़ा है अन्य बातें स्थिर रहने पे तो क्या होगा, डिमांड उसकी कम होगी, और प्राइस घटा है तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, पर कितनी क्या कैसे होगी वो नहीं, ये एक गुणात्मक वे में, क्वालिटेटिव वे में बताया गया है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है आपका, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। परिमाणात्मक क्या है, मात्रात्मक क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें
जिसमें हम परसेंटेज में फिगर आउट करते जानते हैं इस चीज़ को कि अगर प्राइस में 2% की वृद्धि हुई है तो डिमांड में 3% की कमी हुई है। इस तरीके से जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग को जानते हैं प्राइस के बढ़ने या घटने पे कमोडिटी की डिमांड को, तो वो किस वे में होती है, क्वांटिटेटिव वे में होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, छोटा सा असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जानते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो आपकी मांग की लोच है वो कितने टाइप्स की होती है। 3 टाइप की हम यहाँ पे बेसिकली मान के चलते हैं। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। दूसरी होती है इनकम, आय, मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच, और फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की क्रॉस लोच। तो क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम समझ में आ रहा है क्या होता है, प्राइस समझ में आ रहा है। क्रॉस में क्या होगा, रिलेटेड गुड्स के जो प्राइस है उनके या घटने बढ़ने पे कितना चेंज आ रहा है पर्टिकुलर गुड्स की क्वांटिटी पे, है ना। तो रिलेटेड में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमने अच्छे से पढ़े दोनों, अब इनकी मांग की लोच भी पढ़ेंगे तीनों टाइप से। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाम से समझ में आ रहा है, कोई बताना चाहेगा, टेल मी इन कमेंट्स का बताइएगा मुझे सब। चलो डिस्कस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। देखिए गिवन, पहली बात, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके द्वारा दी गई है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, क्रैम कर लीजिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कमोडिटीज में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, किसमें, कीमत में, तो उसके कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन का जो चेंजेस होता है उसको हम देखते हैं किसके साथ, जो पर्टिकुलर डिमांड है उसकी मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है, परसेंटेज चेंजेस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसका हम देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी पर्टिकुलर गुड की जो प्राइस है उसमें कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, उसके हिसाब से जब उस पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी, मात्रा, डिमांड में कितना चेंज हुआ है वो आपका कौन शो करता है, वो शो करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब आगे देखिए कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, चलो मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ आपको। मान लीजिए कि आपकी जो प्राइस है उसमें क्या किसी चीज़ की, हम किसी गुड की अगर प्राइस लेके चलते हैं, मान लीजिए कि अगर आप मान के चलिए कि टी है, मान लीजिए टी है, उसकी पहले प्राइस था कितना कि 10 रुपीज़ था। ठीक है, अब 1% से उसकी प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, तो उसकी डिमांड कितनी कम हो गई है, 2% उसकी डिमांड कम हो गई है। तो ये हमने जब मेज़र किया, प्राइस के बढ़ने से क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। जब 1% प्राइस बढ़ रहा है तो 2% डिमांड कम हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स आए, प्राइस और एक डिमांड। ठीक है, तो प्राइस और डिमांड दो फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर्स को हम लेके चलेंगे किसमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि प्राइस के घटने या बढ़ने और कितने घटने या बढ़ने का डिमांड के कितने घटने या बढ़ने पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे हम मान के चलते हैं 5 टाइप की आपकी क्या होती है, मांग की लोच होती है अकॉर्डिंग टू प्राइस इलास्टिसिटी। चलिए डिग्रीज बोलते हैं इनको हम, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो चलिए एक एक को समझते हैं। आई होप सबने पहले भी इन चीज़ को देखा होगा, ये मेरा फेवरेट टॉपिक था जब से मैंने स्टार्ट किया था, शायद ये 12th में आया था ये टॉपिक, है ना। तो 12th में जब मैंने पढ़ा था तो मेरा फेवरेट टॉपिक था, क्योंकि मुझे इसका डायग्राम बनाना भी बहुत इजी और अच्छा लगता था, और साथ ही साथ मतलब अच्छा है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो 5 डिग्रीज है ना। चलिए उनको पढ़ते हैं, बाकी आप सबने वैसे पढ़ा होगा, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी, पहला है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूरी तरह से लोचदार मांग। समझ में आ रहा है, लोच का मतलब क्या होता है, एक तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लोच का मतलब आप सब समझिए कि फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक तो है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब पूरी तरह से लोचदार, मतलब समझ में आ रहा है नाम से ही। चलिए देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सी होगी, मतलब कि आपके प्राइस में अगर बिल्कुल थोड़ा सा, या तो हो ही नहीं रहा या थोड़ा सा भी अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल प्राइस में तो एकदम नन के बराबर चेंज हो रहा है, लेकिन जो आपकी डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है प्राइस के मुकाबले। ठीक है, मतलब प्राइस में अगर इतना सा या फिर नहीं के बराबर भी अगर चेंज होता है तो आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है।
क्योंकि क्या है, डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा लोचदार है, परफेक्टली इलास्टिक है कि प्राइस अगर थोड़ा सा भी इधर उधर भी हुआ ना तो डिमांड तो एकदम से क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, बदल जाएगी, लोचदार रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे परफेक्टली लोचदार। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी आपकी, इन्फिनिटी साइन मानते हैं हम इसको। यहाँ पे इन्फिनिटी का आप वो भी याद रख सकते हो, इन्फिनिटी जो साइन होता है उसको, ठीक है, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए आइए देखिए, डायग्राम से पता चल रहा है कि ये जो आपका वाई है उस पे क्या है, प्राइस है, एक्स एक्स पे क्या है आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्राइस आपका क्या है, एकदम कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसको देखिए, पहले क्या है, क्यू आपकी है 30, ठीक है, 30 से इतनी ये लोचदार है, इतनी फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है इतनी कि क्या हो गई, 80 हो गई। मतलब प्राइस में या तो हुआ ही नहीं है चेंज, थोड़ा सा भी अगर हो गया तो डिमांड आपकी कितनी हो गई, 30 से 80 हो गई, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसको, यहाँ पे 50 है या 30 आप देख लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब पहले 50 थी, फिर क्या हो गई, 80 हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आया समझ में। इफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक का क्या मीन है, इट मीन्स दैट एनी चेंज इन प्राइस विल, मतलब थोड़ा सा भी अगर चेंज है प्राइस में, विल रिजल्ट इन एन इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। तो अनंतता तक जो क्वांटिटी में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड means that quantity demanded will increase to infinity when the price increases and quantity demanded will decrease to 0 when price increases। ये बात भी ध्यान में रखना कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड मीन्स कि द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, मतलब जो डिमांड की क्वांटिटी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी इन्फिनिटी लेवल तक। जब प्राइस क्या होता है आपका, थोड़ा बहुत भी अगर डिक्रीज होता है, मतलब या तो होता ही नहीं, थोड़ा बहुत भी होता है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी 0 तक, बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी अगर आपका प्राइस इतना सा भी कम होता है तो, ठीक है। मतलब प्राइस में अगर चेंज होता भी नहीं, एकदम कम होता है, तो आपका जो डिमांड है उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, पूरी तरह से इलास्टिक हो जाती है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है पूरी तरह से। एक क्वेश्चन मार्क मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में तो मतलब कि प्राइस में हो या ना हो पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस चाहे पड़े, मतलब प्राइस बढ़े या घटे उसका डिमांड पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, डिमांड कांस्टेंट रहेगी। मतलब प्राइस चाहे घटे या बढ़े पर डिमांड में या तो एकदम थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा, या फिर होगा ही नहीं, उल्टा हो गया, एकदम ऑपोजिट। वहाँ पे क्या था, जो आपका ईडी इन्फिनिटी था उसमें क्या था कि अगर प्राइस अगर थोड़ा सा भी घट बढ़ रहा है तो क्वान्टिटी तो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और यहाँ पे अगर प्राइस बहुत ज़्यादा भी घट बढ़ रहा है तो क्वान्टिटी क्या हो रही है, थोड़ी सी चेंज होगी या फिर होगी भी नहीं, ठीक है। आप देखिए डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए जो प्राइस है वो पहले P थी, फिर क्या हो गई, P1 हो गई, ठीक है। और अगर ज़्यादा हुई है, P1 हुई है, तो भी डिमांड क्या है, बहुत कम चेंज हुई नहीं है, ठीक है। और P अगर कम हुई है जो प्राइस है वो, तो भी डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर ही है, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज द सिचुएशन, ऐसी स्थिति है वेयर देयर नो चेंज इन क्वांटिटी, कोई चेंज नहीं होता क्वांटिटी डिमांड, इवन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर प्राइस में चेंज होता है तो भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। सिंपली मीन नो चेंज इन डिमांड फॉर चेंज इन प्राइस, ठीक है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ईडी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या, कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही सेम किस में चेंज हो रहा है, आपका डिमांड में चेंज हो रहा है। मान लीजिए अगर आपका जो राइस है उसमें प्राइस में वृद्धि हुई है 5% की, ठीक है, पहले आपके मतलब मान लीजिए कि 5% की आपकी क्या हुई है, वृद्धि हो गई है राइस में, ठीक है। और अगर जो राइस की डिमांड है वो भी 5% से ही घट रही है तो क्या हुआ, वो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, मतलब जितने परसेंटेज से आपकी प्राइस बढ़ रही है उतने परसेंटेज से आपकी डिमांड घट रही है, ठीक है। और ऐसे ही मान लो राइस की 35 से 30 हो गई प्राइस, ठीक है,
तो आपकी मतलब कि 5% घट रही है, ठीक है। अगर राइस की प्राइस 5% से घट रही है तो जो राइस है उसकी डिमांड भी क्या होगी, 5% से बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन होगा बट क्या होगा, सेम वे में होगा, सेम परसेंटेज में होगा कि 5% से बढ़ा तो 5% से डिमांड घटा, अगर प्राइस 5% से घटा तो डिमांड 5% से बढ़ा, सेम परसेंटेज, ठीक है स्टूडेंट्स। एकात्मक लोचदार मांग, देखिए यहाँ पे जो आपका प्राइस है वो क्या हुआ है, 10% से घटा, यानी पहले पी था, पी से P1 पे आके 10% से क्या हो गया, घट गया प्राइस, ठीक है। तो जो आपकी क्वांटिटी है वो क्या हो गई, 10% से बढ़ गई। कोई भी पर्टिकुलर गुड हो सकता है उसकी, अगर प्राइस 10% से घटा है तो जो डिमांड है वो 10% से क्या हो गई, बढ़ गई, सेम परसेंटेज में क्या हो रही है, बढ़ रही है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज अ टाइप ऑफ डिमांड, ऐसा प्रकार है डिमांड का विच चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन टू इट्स प्राइस। सेम प्रोपोर्शन में क्या करता है, प्राइस में चेंज करता है, मतलब जितना प्राइस में चेंज होगा उतना क्वांटिटी में। दिस मीन्स दैट द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है किससे, आपकी 1 से। तो आइए समझते हैं इसको। एकात्मक लोचदार मांग से अधिक, मतलब समझते हैं इस चीज़ को कि अगर आपका जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी of demand is greater than 1 it is deemed elastic। कहने का मतलब that is demand for the product is sensitive to an increase in price। कहने का मतलब कोई भी एक गुड की जितनी % क्या हो रही है, किसी गुड के प्राइस में अगर क्या हो रही है, वृद्धि या कमी हो रही है। मान लीजिए कोई एक गुड है, राइस है, उसमें 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो जो आपकी डिमांड है उसमें क्या होगी, बोलो क्या होगी, 10% की क्या होगी, कमी होगी। मतलब कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है प्राइस के परसेंटेज में, उससे ज़्यादा चेंज किस में होता है, डिमांड में होता है, तो उसे हम बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, लोचदार मांग से अधिक, ठीक है। तो आया समझ में, क्या हो गया, जितना परसेंटेज से प्राइस बढ़ता है किसी भी गुड्स का, किसी भी कमोडिटीज़ का, उससे ज़्यादा परसेंटेज में जब उसकी डिमांड पे असर पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं लोचदार मांग से अधिक, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है लोचदार मांग से कम, ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कम है, किससे, 1 से। तो आइए इसको जानते हैं। क्वांटिटी चेंजेस लोअर देन प्राइस, मतलब कि मान लीजिए राइस में अगर 5% की, राइस के प्राइस में 5% की वृद्धि हुई है तो जो राइस का डिमांड है उसमें 3% की क्या हुई है, कमी हुई है। कहने का मतलब जितनी आपकी प्राइस की परसेंटेज में कमी या वृद्धि होती है तो डिमांड की अगर उससे कम परसेंटेज में क्या होता है, चेंज होता है, कि राइस में अगर 5% से वृद्धि हुई है प्राइस में तो उसकी डिमांड 3% से क्या होगी, घटेगी। ऐसे ही अगर राइस के प्राइस में 5% से कमी हुई है तो जो आपका राइस की डिमांड है उसमें 3% से क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। समझ में आया, मतलब जितना प्राइस घट बढ़ रहा है उससे कम मात्रा में क्या होगा, जो डिमांड है वो घटेगी बढ़ेगी, ठीक है। जितना परसेंटेज प्राइस का है उससे कम मात्रा में किसका रहेगा, आपका डिमांड का रहेगा। आई होप क्लियर है अच्छे से। तो ये आपकी 5 टाइप की कुल मिला के डिग्रीज हैं, इनकी हमने बात की है। आई होप सभी ने पढ़ा भी होगा और अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने अभी अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मांग की कीमत लोच का मापन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी मांग का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का किस तरीके से हम मापन कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है, मांग की कीमत लोच का मापन, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं आपके, उनको हम देखते हैं एक एक करके। पहला है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि, ठीक है। ये दी है आपने मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल हैज़ इवॉल्व द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजर करने के लिए किसको, जो मांग की कीमत लोच है उसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस पद्धति के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड, किस तरीके से मेजर की जा सकती है जो लोच है उसको, बाय कंसिडरिंग द चेंज इन प्राइस
किसी कमोडिटी की प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, एंड द सब्सिक्यूट चेंज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, और जो टोटल डिमांड है उस कमोडिटी की उसमें क्या चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ चेंज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन इट, और जो टोटल जो मनी इस पे स्पेंड किया जा रहा है पर्टिकुलर कमोडिटी पे उसके अनुसार की जाती है। जब आपकी मांग की लोच निर्धारित की जाती है तो उसे ही हम बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। क्या लिखा है, इस पद्धति के अनुसार मांग की लोच को कीमत में परिवर्तन और बाद में खरीदे गए माल की कुल मात्रा और उस पर खर्च की गई कुल राशि पर विचार करके क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो ये जो आपका मेथड है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसमें सिर्फ आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से मेज़र किया जाता है, वो अभी हमने देखा। और किसने दिया था, ये डॉक्टर मार्शल ने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कौन सी, सेकंड है आपकी प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। ये आपका कॉमन मेथड है और बहुत यूजफुल है, इसमें से क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं न्यूमेरिकल आपके। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से आपको याद करके जाना है। आइए समझते हैं व्हाट इज परसेंटेज मेथड। अनुपातिक या प्रतिशत विधि। द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय इट्स कोफिशिएंट। किसके द्वारा, गुणांक के द्वारा जब क्या किया जाता है, मापा जाता है। द कोफिशिएंट मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जितना परसेंटेज चेंज होता है इस पर्टिकुलर कमोडिटी की किस में, क्वांटिटी में, क्वांटिटी डिमांड में, रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, तो प्राइस और डिमांड को क्या लिया जाता है, यहाँ पे प्रोपोर्शन लिया जाता है, जितना चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं, जहाँ पे क्यू तो होगी आपकी डिमांड, वेयर क्यू रिफर्स डिमांड एंड पी रिफर्स टू प्राइस। ठीक है, तो आइए इसका जो फॉर्मूला उसको देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या है, मांग की कीमत लोच क्या रहेगी आपकी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कि कितना परसेंट चेंज होता है जो कमोडिटी की क्वांटिटी मात्रा है, मांग की, मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत चेंज होता है, फिर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, डिवाइड बाय किस में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य में, प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे किसको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं कि आपका राइस है, उसकी पहले कितनी थी प्राइस, उसकी प्राइस थी आपकी 50 रुपीज़। ठीक है, तो जो इनिशियल प्राइस है, यानी पहले जो प्राइस है वो क्या था, नॉर्मल जो प्राइस है वो क्या है, 50 रुपीज़। तो उसको हम बोलेंगे प्राइस, ओनली पी से, ओरिजिनल प्राइस क्या है राइस का 50, तो वो किससे हम रेफर करेंगे, पी से। ठीक है, और 50 से कुछ टाइम पीरियड में कितनी होगी, 55 हो गई, यानी वो किस में चेंज आया, प्राइस में चेंज आया। ठीक है, तो डेल्टा पी, कैसे, डेल्टा पी हम बोलेंगे जितना चेंज आता है तो राइस में, तो पी में से, P1 में से हम क्या कर देंगे, पी को, मतलब 50 था 55 हो गया, तो 55 में से जो हम 50 लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5, वो हमारा क्या होगा, डेल्टा पी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, आगे देखिए। पी तो जो ओरिजिनल प्राइस होगा उसको बोलेंगे, और डेल्टा पी हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 55 में से 50 हमने लेस कर दिया, जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें से जो जितना प्राइस बढ़ा उसको जब हम लेस कर देंगे तो डेल्टा पी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई प्राइस की। अब राइस के बढ़ने या घटने में, मतलब 50 से कितना हो गया, 55 हो गया। तो जब 50 था राइस का जो प्राइस है, तब डिमांड हो रही थी आपके 2 किलो की हो रही थी, किसी पर्टिकुलर जो भोक्ता है उसकी डिमांड हो रही थी 2 किलो की। ठीक है, मतलब वो एक टाइम में 2 किलो खरीदता था। ठीक है, जब प्राइस कितनी थी बोलो, 50 रुपीज़ थी, तो वो 2 किलो खरीदता था। ठीक है, बट तो वो क्या होगी, उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल डिमांड हो गई। तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है उसको रिफ़र करेंगे क्यू से, किससे करेंगे, क्यू से। याद रखना, समझना अच्छे से। और जो आपकी जब 50 थी तो 2 kg की डिमांड होती थी, अब जब 55 रुपीज़ हो गए आपके राइस की प्राइस, अब डिमांड होती है ओनली कितने की, 1.5 kg की। कितने की होती है, 1.5 kg की। जहाँ 2 kg की होती थी, अब वहाँ कितनी की होती है, 1.5 kg की, 1.5 kg की, 1.5 kg की। तो जो आपका डेल्टा क्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले कितनी थी, 2 किलो थी, तो वो तो हो गया कितना, ओरिजिनल प्राइस। अब 2 में से हम लेस कर देंगे किसको, 1.5 को, कितने को, 1.5 को, तो हमारा डेल्टा क्यू आ जाएगा 0.5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.5।
आया समझ में। हम क्यू और पी तो जो ओरिजिनल रहेंगे वो रहेंगे, और जो आपके डेल्टा क्यू और डेल्टा पी है वो कैसे निकलेंगे वो मैंने बताया। जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसमें से जितनी बढ़ी हुई होती है, घटी हुई होती है, उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा डेल्टा प्राइस आ जाएगा और डेल्टा क्वांटिटी आ जाएगी। अब फिर फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बट्टे क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बट्टे क्यू इंटू पी बट्टे डेल्टा पी, कैसे भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा क्यू बट्टे क्यू डेल्टा पी बट्टे डेल्टा क्यू बट्टे क्यू मल्टीप्लाई पी डिवाइड बाय डेल्टा पी, लिख सकते हैं ऐसे। तो डेल्टा क्यू में कौन सी प्राइस आ जाएगी, जो हमने अभी निकाली थी, किसमें से किसको लेस करके, 55 जो प्राइस था उसमें से हमने लेस कर दिया 50 को, तो कितना बचा हमारा 5, वो डेल्टा क्यू में आ जाएगा। और फिर डेल्टा पी हमने कितना निकाला था, 0.5, यानी 2 में से हम कितना लेस करेंगे, 1.5, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा पी। पी हमारा क्या रहेगा, जो ओरिजिनल प्राइस था वो क्या था 50, और क्यू हमारा क्या रहेगा, जो ओरिजिनल क्वांटिटी वो कितनी थी 2। तो इसको जब हम पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में, तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या होगी, हमारी कौन सी लॉज होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम प्रोपोर्शन मेथड से क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाने में समर्थ हो पाएंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे। आई होप क्लियर है, आ गया समझ में, मैंने एग्जांपल से समझा दिया। आप खुद से करके देखिएगा इसको, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी फिगर्स लीजिएगा और उनको कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। फर्स्ट कौन सा था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। सेकेंड कौन सा है, प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज मेथड। कौन सा फॉर्मूला लगता है, डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा पी इंटू पी बट्टे क्यू, या बोल सकते हैं डेल्टा क्यू बट्टे क्यू मल्टीप्लाई क्या, पी बट्टे डेल्टा पी। राइट स्टूडेंट्स, कैसे भी इसको हम मेंशन कर सकते हैं। अब हमारी जो थर्ड की बात करते हैं, कौन सा है हमारा थर्ड जो मेथड है इलास्टिसिटी का, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, बिंदु लोच विधि। आइए इसके बारे में जानते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। ये स्पेसिफिक जो डिमांड कर्व होता है हमारा, डिमांड कर्व क्या होता है, आई होप सभी को बताएं, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया है, राइट। तो डिमांड कर्व पे जो आपकी पर्टिकुलर मांग की लोच निर्धारित की हुई होती है, अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होती हैं आपके, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका जो ए पॉइंट है उस पे आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कितनी है, इन्फिनिटी है। ठीक है, फिर आपका ये जो सी पॉइंट है इस पे कितनी है, 1 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर एफ पे कितनी है, इक्वल है। जी पे कितनी है, 1 से कम है। फिर के पे कितनी है, 0 है। तो अलग अलग डिमांड कर्व में अलग अलग पॉइंट्स पे क्या है, आपकी मांग की लोच दी हुई होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। तो मांग की बिंदु लोच मांग वक्र पर डिमांड कर्व पर एक विशिष्ट बिंदु पर गणना की गई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के लिए मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का क्या है, अनुपात है। ठीक है, जब हम पॉइंट्स, जो डिमांड कर्व के पॉइंट्स हैं उनके द्वारा जब हम कैलकुलेट करते हैं, किसको कैलकुलेट करते हैं, हमारी जो इलास्टिसिटी है उसको, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ठीक, कुल मिला के आज की क्लास में हमने बात कर ली है कि जो आपकी मांग की कीमत लोच है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो हम किस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 हमने मेथड्स देख लिए, कौन कौन से, एक आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एंड उसके बाद हमने एक देख लिया पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड, और एक देख लिया हमने परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, तो जो आपका मेन है ना इन तीनों में, वो कौन सा है, परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पुट हो जाते हैं तो उनको आपको सॉल्व करना रहता है। तो मेनली उसके फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसके कुछ जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिएगा। बुक में देख के आपको कोई भी जो माइक्रो इको की बुक है उसमें अवेलेबल मिल जाएंगे जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो उसमें से सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया है, उससे आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमने बात कर ली है कि क्या होता है हमारा मांग की लोच क्या होती है, फिर 5 टाइप की डिग्रीज क्या होती हैं, एंड उसके बाद में हमने देख लिया है मांग की लोच कितने प्रकार की हो सकती है। तो आज की क्लास में हमने बात कर ली है जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके बारे में, और उसके जो तरीके हैं किस किस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है उसके बारे में। ठीक है, और कल की क्लास में हम मांग की जो आय लोच है
उसको पढ़ेंगे और साथ ही एक ही आपकी बचेगी मांग की जो क्रॉस लोच है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो सब्स्टिट्यूट हैं आपके गुड्स उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पे एज अ परसेंटेज हम देखेंगे उस चीज़ को, और किस किस तरीके से फिर इनको कैलकुलेट कर सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन 2 टॉपिक्स के बाद आपका कल की क्लास में ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा और फिर हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यूटिलिटी अप्रोच उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आप अच्छे से क्लास लगाइए और समझिए कि किस तरीके से हम मांग की लोच को कैलकुलेट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ ही साथ जो नोट्स की हमने बात की थी तो 7 फरवरी के बाद वो आपको वेबसाइट पे सब अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप फिलर फॉर्म के साथ जुड़ के स्टडी करना चाहते हैं तो ये उसकी वेबसाइट है और सोशल साइट्स हैं, इन पे जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो करते रहिए स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।